नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। वक्त हो गया पहाड़ समाचार का। कोरोना के खौफ के बीच दिल को झकझोर देने वाली एक खबर उत्तराखंड के टिहरी से आई है। सेमवाल गांव के रहने वाले कमलेश भट्ट की दुबई में 16 अप्रैल को मौत हो गई थी। काफी मशक्कत के बाद बुधवार रात दुबई से 3 शव दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाए गए, लेकिन बुधवार रात ही भारतीय दूतावास ने विदेशों से आने वाले शवों को न लेने का सर्कुलर जारी कर दिया, जिसके चलते तीनों शव वापस दुबई भेज दिए गए। कमलेश भट्ट दुबई के एक होटल में काम करता था। उसकी मौत से पूरा परिवार सदमे में है। दुबई के एक सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी की कोशिशों से कमलेश का शव भारत लाया जा सका, लेकिन कोरोना ने एक परिवार को ऐसा जख्म दिया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। बेटे का शव वतन पहुंचने के बाद वापस विदेश चला जाना परिवार वालों को झकझोर कर रख दिया। परिवार वाले उत्तराखंड सरकार से पास बनवाकर दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन बेटे का शव दिल्ली आने के बाद नजर के सामने से वापस भेज दिया गया। कमलेश भट्ट 1 साल पहले अपनी बहन की शादी में टिहरी आया हुआ था। अरविंद नौटियाल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, बताइए क्या अपडेट है, क्या परिवार को बताया गया कि आखिर शव को वापस क्यों भेजा गया? जी, 16 अप्रैल को दुबई के एक होटल में भट्ट की मौत होती है और उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है। और दुबई में जो सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी है, उसके प्रयासों से जो ये सब है, ये रात को दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बगल में टर्मिनल नंबर 6 पर डेड बॉडी पहुंचती है। और रात को ही भारत सरकार के द्वारा एक निर्देश जारी किए गए हैं कि बाहर से जितने भी सब आए हैं उनको ना लिया जाए, यानी कोरोना को देखते हुए निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर अब जो ये सब है वापस दुबई भेज दिया गया है। और उत्तराखंड से जो लोग ये भट्ट के जो परिजन थे, सबको लेने दिल्ली गए हुए थे, उनको निराश लौटकर वापस आना पड़ा है और जो सब है वो दुबई वापस पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि विदेश से सब भारत की धरती पर पहुंचा और भारत की धरती को छूकर वापस दुबई पहुंच गया है। ये कहीं ना कहीं एक दुख भरी परिवार के लिए एक दुखद घटना है। जी अरविंद, परिवार को ये जानकारी कब हुई थी कि उनका शव वापस आ रहा है, और ये जानकारी कितने देर बाद हुई कि नहीं अब उसको ले नहीं सकते, वापस भेजा जा रहा है सर्कुलर के तहत? जी, 16 अप्रैल को भट्ट की मौत होती है और उसके बाद वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता रोशन रतूड़ी है, उसके माध्यम से परिजनों को ये सूचना मिलती है कि इसकी मौत हुई है। और उसके बाद जो परिजन हैं रोशन रतूड़ी से लगातार संपर्क में थे और रोशन रतूड़ी के ही प्रयासों से ये सब भारत पहुंचा था और जो अब वापस दुबई पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये मृतक है, इसके परिजन बहुत गरीब हैं और ये 3 साल के वीजे पर काम के लिए दुबई गया हुआ था और 1 साल पहले ही अपनी बहन की शादी के लिए एक गांव आया हुआ था और 1 साल पहले ये दुबई शादी के बाद वापस चला गया। और ठीक 16 अप्रैल को जब इनको सूचना मिलती है कि उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये परिवार के लिए एक बड़ी दुखद घटना है और ये परिवार बहुत गरीब तबके का है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अरविंद, आप आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। राजधानी देहरादून में फिर से एक और कोरोना मरीज मिला है, जिसके बाद उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना से लगातार जो जंग लड़ी जा रही है वो बहुत ठीक ढंग से लड़ी जा रही है। पिछले 3 दिनों से प्रदेश में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था। वहीं देहरादून में 25, नैनीताल में 9, हरिद्वार में 7, उधमसिंह नगर में 4 केस हो चुके हैं। प्रदेश सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश में लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना वायरस पर काफी हद तक लगाम लगी है। वहीं कोरोना की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को भी धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने प्रदेश में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन किया है, जिसका परिणाम है कि उत्तराखंड आज देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया जो कोरोना की बेहतर तरीके से रोकथाम कर रहा है। उत्तराखंड में
कोरोना वायरस के पहला पेशेंट ये 15 मार्च को मिला था और उसके बाद राज्य सरकार ने तत्काल ही अपने स्कूल कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया। देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड जब हमने वर्क फ्रॉम होम उसको राज्य में लागू किया। कोविड-19 के खतरे के चलते देश में इन दिनों लॉकडाउन है और लॉकडाउन के चलते कई फैक्ट्रियां और कंपनियां बंद हैं। इस लॉकडाउन के समय नौकरी पेशा आदमी को पैसे की जरूरत है, इसलिए वे अपना पीएफ में जमा पैसा निकाल रहा है। इसलिए लोगों का पैसा समय से निकले, ईपीएफओ विभाग के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। गढ़वाल रीजन के ईपीएफओ ऑफिस में सरकारी कर्मचारी लगातार रोटेशन वाइज काम कर पेंडिंग कामों को पूरा कर रहे हैं। कोविड-19 से पूरा भारत लड़ रहा है और देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि कई तरह के कोरोना वॉरियर आपको नजर आते हैं, जो मेडिकल स्टाफ के तौर पे हैं, जो पुलिस के तौर पे हैं। लेकिन मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ आप देखिए इस ऑफिस के अंदर भी कुछ कोरोना वॉरियर हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी ज़रूरतों के लिए काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त ईपीएफओ देहरादून ऑफिस में हूँ और यहाँ पर जो आपको कर्मचारी नजर आ रहे हैं ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के वो कर्मचारी हैं जो इसलिए काम कर रहे हैं ताकि आपकी ज़रूरत में आपका जो पैसा है, जो आपका अपना पैसा खातों में जमा है, वो आपको मिल पाए। ईपीएफओ को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि लॉकडाउन की अवधि में भी वो काम करेंगे और अगर वो काम करते हैं तो उससे लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। कुछ कर्मचारी यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करूंगा। सर, आप बताइए आपका नाम क्या है? क्योंकि पहले ऑफिस बंद थे, बाद में आप लोगों को अनुमति मिली, अभी भी आप लोग 1 बजे तक ही काम कर पा रहे हैं। आज की स्थिति क्या है? पेंडेंसी कितनी है लगभग हमारी? मैं प्रदीप रावत हूँ और क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में जो है इस समय जो 1 तारीख से लेकर हमारा रोटेशन वाइज प्रणाली के तहत जो है स्टाफ को बुलाया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो क्षेत्रीय महोदय आयुक्त हैं मनोज कुमार साहब, उनका भी जो है हमें हर क्षण सहयोग मिला। जो भी हमने उनको सलाह दी, जो भी हमने उनको सजेशन किया, उन्होंने खुले दिल से उसको स्वीकार करते हुए हमारा सहयोग किया। उनका भी इसमें परिपूर्ण सहयोग है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो भी आगे दायित्व और जो भी हमें और निर्देश प्राप्त होंगे हम उनका कर्तव्यों का पालन पूर्ण रूप से करें। ईपीएफओ ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग के केबिन बने हुए हैं, आपको ये नजर आ रहे हैं। कुछ और कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे। सर, आप बताइए आपका क्या नाम है? क्योंकि स्थिति बहुत ऐसी नहीं है कि आप बहुत आराम से काम कर पाएं। सुबह घर से भी आना है, वापस घर भी लौटना है, लॉकडाउन की स्थिति है, दिक्कतें किस तरह की होती हैं? सर, मेरा नाम नीरज है। आने जाने में दिक्कतें तो होती है पर आना पड़ता है। पीएफ में कुछ बदलाव किए हैं जिसके तहत 68L एक अलग से पैराग्राफ जोड़ा है जिसमें 3 महीने की सैलरी, जो आपकी 3 महीने की सैलरी है या आपका जो प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है उसका 75%, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आप एज एन एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंपल ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेजेंगे और हमारे यहाँ से 50% तो ऑटोमेटिक हो जाता है, जिसका सॉफ्टवेयर भी बहुत ही जल्दी हमारे अपने ही अधिकारियों ने बनाया है, विकसित किया, अप्रैल महीने में ही ऑटोमेटिकली हो जाता है। और 50% जिसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज है या नेम डिफरेंस है, ऐसे केसेस हमारे कार्यालय में आ रहे हैं, उनको भी हम त्वरित गति से निपटा रहे हैं। और आज की स्थिति ये कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेम हमारे पास पेंडिंग नहीं बचा हुआ है। आराम से हम लोग आ ही जाते हैं सवेरे और 1:15 बजे करीब हम यहाँ से निकल जाते हैं। इतने बीच में जितने भी हो सकता है क्लेम कर लेते हैं। और आज की स्थिति तो यह है कि पेंडेंसी बिल्कुल आरओ देहरादून की बिल्कुल नील है। सारे क्लेम हमने निपटा दिए हैं। जितने भी लाभार्थी हैं उनके जो क्लेम हैं, जो खाता धारक हैं उनके क्लेम हैं, वो लगभग पूरे हो चुके हैं। कर्मचारी दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके जो खाते का पैसा है वो आपको समय पर मिल पाए। और ईपीएफओ के ऑफिस में ये नजर आ रहा है कि जो पेंडेंसी पहले हुआ करती थी, हालांकि ये बताया जा रहा है कि 10,000 से ऊपर पेंडेंसी कभी भी नहीं गई, लेकिन आज वो पेंडेंसी 0 हो चुकी है। पूरे 72 मामले थे, जो 72 मामले अब लगभग निपटने की ओर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरोना में किस तरह सरकारी कर्मचारी और खासतौर पे ईपीएफओ के कर्मचारी आपके लिए किस तरह कार्य कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए देशव्यापी मुहिम जारी है।
हर कोई अपने अपने तरीके से इस वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस वायरस को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। वहीं IIT रुड़की के सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर कमल जैन ने ऐसा ट्रैकिंग मोबाइल ऐप डेवलप किया है जो कोरोना वायरस संक्रमित संदिग्ध को ट्रैक करने में मदद करेगा। कमल जैन का दावा है कि ट्रैकिंग सिस्टम कोविड-19 के दौरान निगरानी रखने में मदद करता है। ये सॉफ्टवेयर महज 3 से 4 सेकंड में ही कोरोना की पहचान बता देगा। इस सॉफ्टवेयर को बनाने में IIT प्रोफेसर्स को 1 से 1.5 महीने लगा है। ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे से पता कराया जा सकता है, तो इसके अंदर एक्सरे की इंटरप्रिटेशन को फैसिलिटेट किया गया है। तो इसके अंदर एक जो इमेज है, एक्सरे इमेज है, उसको लोड कर दिया जाता है और ये डीप लर्निंग से एनालाइज करके बताता है कि इसमें कौन सी डिसीज़ है, कोविड है या और कोई डिसीज़ है, उसको एनालाइज करके बताता है। देखिए, एक्सरे के अंदर कुछ टाइम के बाद कोरोना मरीज में कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जिसको डॉक्टर जो उसके लिए जानते हैं इसको, वो पता कर सकते हैं। तो ये उसी ट्रेनिंग करके डॉक्टर का ही काम कर रहा है, जो कि बिगर डॉक्टर के बता सकता है और डॉक्टर के लिए भी इसके लिए एडवांटेजेस है। लॉकडाउन की वजह से उत्तराखंड के कई लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने देवभूमि सेवा नाम का एक ऐप बनाया है। इसके जरिए अलग अलग राज्यों में फंसे हुए लोग अपनी पूरी डिटेल्स में डाल सकते हैं और कांग्रेस पार्टी पूरा डाटा सरकार को देगी, जिससे सरकार इन लोगों की मदद कर पाएगी। आपको बता दें कि मनीष खंडूरी भारत में फेसबुक के इंडिया हेड भी रह चुके हैं। राजनीति में आने से पहले वो फेसबुक में ही कार्यरत थे। ऐसे में उनका कहना है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से लॉकडाउन में फंसे हुए लोगों की वो मदद करना चाहते हैं। ऐप का नाम है देवभूमि सेवा और एक इंटरनेशनल कंपनी है गुड़गांव में, वैल्यू फर्स्ट, उनके साथ किया है। हमारे अध्यक्ष जी प्रीतम सिंह जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने आदेश दिया था करीब 2-3 हफ्ते पहले कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक हम सोल्यूशन लाएं। मैं इसमें आशा यही करता हूं कि लोग इसका इस्तेमाल करें। हमारा प्रयास है ये, और जिस प्रयास से अगर हमें जो डेटा मिलता है, लोगों के बारे में, उत्तराखंडियों के बारे में जानकारी मिलती है, उस जानकारी को लेकर हम मदद करें और सरकार के साथ उनकी मदद कर पाएं। और ये प्रयास है, ये कोशिश है कि इस ऐप के माध्यम से उत्तराखंड या उत्तराखंड के बाहर जो लोग उत्तराखंड के निवास कर रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी क्या पीड़ा है, किस तरीके की मदद वो चाहते हैं, वो फीडबैक हमको मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है, उत्तराखंड राज्य के अंदर हम सरकार को और प्रशासनिक अधिकारियों को इससे अवगत कराने का काम करेंगे। बाहर के राज्यों में जहां उत्तराखंड के लोग फंसे हुए हैं, वहां की सरकारों को हम अवगत कराने का काम करेंगे कि हमारे प्रदेश के लोग हैं, उनकी ये स्थिति है, सरकार उनकी मदद करे। नेपाल के अधिकारियों ने चंपावत जिले के टनकपुर के क्वारंटाइन केंद्रों में मौजूद नेपाली नागरिकों से मुलाकात की। नेपाली अधिकारियों ने उनके रहन सहन, खान पान और तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि नेपाल में लॉकडाउन खुलने के बाद ही नेपाली नागरिकों को अपने देश में प्रवेश मिल पाएगा। टनकपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने नेपाली मजदूरों को बताया कि अगर कोई उत्तराखंड में काम करना चाहता है तो उसे काम शुरू करने पर सेंटर से बाहर भेजा जाएगा, लेकिन नेपाल और भारत के अन्य शहरों में भेजने के लिए सरकार के फैसले के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। टीम में नेपाल के कंचनपुर के डीएम और एसपी के अलावा टनकपुर के सीईओ बीसी पंत कोतवाल धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे। नैनीताल में लॉकडाउन के चलते स्वास्थ्य विभाग कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। रामगढ़ के सोनीपत स्टेट में ठहरे अभिनेता मनोज वाजपेयी का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। वो पिछले कई दिनों से सतोली में फिल्म शूट करने पहुंचे हुए हैं। उनका परिवार और अभिनेता दीपक डोबरियाल समेत टीम के 23 सदस्य का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ये सभी लोग यहाँ लॉकडाउन से पहले पहुंचे थे और लॉकडाउन के चलते पूरी टीम को यहीं रुकना पड़ा। मनोज वाजपेयी ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को धन्यवाद दिया। सतोली में अभिनेता मनोज वाजपेयी, अभिनेता दीपक डोबरियाल और उनकी टीम के करीब 23 सदस्य वहां पे रुके हुए हैं करीब 1.5 महीने से। मैं और मेरी पूरी टीम वहां गई और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वो सभी के सभी स्वस्थ पाए गए। और उसके साथ ही हमें दिल्ली के आप विधायक सौरभ भारद्वाज, उनके परिवार के साथ भी मिले, जिनका भी हमने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें सभी स्वस्थ और फिट हेल्दी पाए गए। नैनीताल के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों की चहलकदमी से लोगों में खौफ कम, रोमांच ज्यादा देखा जा रहा है। दरअसल तल्लीताल के फॉरेस्ट कंपाउंड क्षेत्र में गुलदार और
पॉक्यूपाइन के घुसने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में रात को एक गुलदार सड़क पर तिराहे की तरफ आते दिख रहा है, जबकि दूसरे वीडियो में एक पॉक्यून भी इसी तरह देखा जा सकता है। इस इलाके में लगातार गुलदार, गरुड़, काकड़ और पॉक्यूपाइन जैसे वन्यजीव दिखने के बाद लोगों का कहना है कि अब उन्हें चिड़ियाघर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जानवर खुद ही उनके घर तक आ जा रहे हैं। लोग अब इन वन्यजीवों का दीदार करने के लिए रात में बालकनी में खड़े होकर उनके आने का इंतजार करते हैं। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल इलाके में करीब आधा दर्जन से ज्यादा गांव में अनजान बीमारी के चलते 80 बकरियों की मौत हो गई। एक हफ्ते के बाद एक एक करके बकरियों की मौत से पशुपालन विभाग में हैरानी है। ऐसे में संक्रमित बकरियां दूसरी बकरियों के संपर्क में न आए, इसके लिए उन्हें अलग रखकर क्वारंटीन किया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है और जल्द इस बीमारी पर काबू पाने की बात कही। वहीं रुद्रप्रयाग में भी कुछ इसी तरह की बीमारी के फैलने की सूचना मिल रही है। उधर डॉक्टर्स की टीम इस इलाके में वैक्सीनेशन में भी जुट गई है। जो ये प्रोजेक्ट एरिया है, जिन जिन गाँव में उन्होंने बांटी होंगी तो वहाँ पे जाके ये सर्वे कराया जाएगा और लोगों को ये कहा जाएगा कि जो बकरी इनकी आई है तो वो अपनी घर की बकरियों से उनको अलग रखें और वो दूसरे गांव में जो है किसी जो बकरी है मतलब ये ना दे किसी की। खारे जी को लिखा है और ये बीमारी हमारे चौबट्टा खाल में और ये रुद्रप्रयाग के अंदर ये पाई गई है। यहाँ काफ़ी बकरियां मर गई हैं। इसका पोस्टमार्टम भी हो गया है। हमने हिदायत दी है कि भाई इसमें अगर ये बकरियां बाहर किसी डिपार्टमेंट द्वारा दी गई हैं तो इनका सेग्रीगेशन किया जाए और यहाँ की बकरियों से दूर रखा जाए और उनकी चिकित्सा भी हम करवा रहे हैं और उनको मुआवजा भी प्राप्त होगा। ये मैंने मंत्री जी से कह दिया है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 29 अप्रैल को खोले जा रहे हैं और डोली 26 अप्रैल को शीतकालीन गद्दी स्थल से रवाना होगी, जो वाहन के जरिए सीधे गौरीकुंड जाएगी। जहां पिछले वर्षों तक डोली का प्रथम रात्रि प्रवास फाटा में हुआ करता था, वह इस बार डोली वाहन से सीधे अपने अंतिम पड़ाव गौरीकुंड पहुंचेगी। दूसरे दिन गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच प्रवास करने के बाद 28 अप्रैल को डोली केदारनाथ पहुंचेगी। कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिस कारण मठ मंदिरों में दर्शनों पर रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से नियम लागू किए गए हैं कि मठ मंदिरों में पुजारी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन कोई भी श्रद्धालु दर्शन नहीं करेगा। देश में 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर केदारनाथ धाम तक लगातार बर्फ हटाने का काम जारी है। बर्फ हटाने वाली यात्रा मैनेजमेंट एंड वुड स्टोन की टीम ने केदारनाथ मंदिर तक रास्ता तैयार कर लिया है, जिससे यहां अब घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी होने लगी है। हालांकि 2-3 दिनों से केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। बावजूद इसके यात्रा में जुटे मजदूर रात दिन कार्य करने में लगे हुए हैं, जिससे कपाट खुलने से पहले व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। केदारनाथ में इंटरनेट का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे धाम में होने वाली यात्रा तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह यात्रा पड़ावों पर स्वास्थ्य विभागों की टीम तैनात की गई है। साथ ही 25 अप्रैल से धाम में मोबाइल नेटवर्क सेवा भी शुरू कर दी जाएगी। तो केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने का काम अभी भी जारी है। एक कंपनी लगातार इस पर काम कर रही है और घोड़े खच्चरों की आवाजाही भी बताया जा रहा कि शुरू हो गई है। मोबाइल का नेटवर्क भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। हम लोगों ने केदारनाथ तक का मार्ग पूरी तरह से खोल दिया है और घोड़े खच्चर की भी आवाजाही वहाँ शुरू हो गई है। विद्युत व्यवस्था वहाँ पर हम लोगों ने सुचारू कर दी है। जो हमारा इंट्रानेट नेटवर्क है, जिसके माध्यम से सीसीटीवी कैमरा और अन्य नेटवर्क चलते हैं, वो भी वहाँ पर आज शाम तक सुचारू हो जाएगा। सभी मोबाइल नेटवर्क कंपनियों से हमारी वार्ता हो चुकी है और सभी ने आश्वासन दिया है कि 25 तारीख तक वो भी सभी मोबाइल कंपनियां वहाँ पर अपने कार्य शुरू कर देंगे। ये यात्रा मार्ग इस बार हमारे यहाँ से शुरू में ही मार्च शुरुआत से ही सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सुचारू कर ली गई है और वर्तमान में लिंचौली तक हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। लिंचौली तक हमने पानी की पेयजल व्यवस्था सुचारू कर ली है। केदारनाथ में हमारा कार्य भी चल रहा है, वहाँ हमारे पाइप ढुलान चल रहे हैं। हम यात्रा से पहले केदारनाथ में भी पानी चालू कर देंगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई,
जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि होने से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसके चलते यात्रा की तैयारियों पर बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ एक और मजदूर बर्फ साफ करने में जुटे हैं। दूसरी ओर लगातार 3 दिनों से मौसम खराब होने से परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं जिला मुख्यालय समेत जिले के तिलवाड़ा, अगस्तमुनि, ऊखीमठ, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड, मयाली, जखोली, चोपड़ा समेत कई स्थानों पर बारिश हुई, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो निचले क्षेत्रों में बारिश से मौसम बेहद ठंडा हो गया है। केदार घाटी के कई इलाकों में बर्फबारी अभी भी जारी है। हालांकि बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ी है, लेकिन ये बात सही है कि आने वाले वक्त में केदार घाटी में कई इलाकों में बर्फबारी की बात कही जा रही है। हालांकि बर्फबारी से तैयारियों पर असर भी पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों को संबोधित करने जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी सरपंचों से संवाद करेंगे। बता दें कि देश में लॉकडाउन होने की वजह से प्रधानमंत्री सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए लगभग सभी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 24 अप्रैल शुक्रवार को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के सरपंचों के साथ संवाद करूंगा। मुझे इस बातचीत की प्रतीक्षा रहेगी। आज इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। और रुक रहे बस कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।